नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कैरियर अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि दिन भर वैकेंसीज आती रह रही है। जैसे कि आपने हाल ही में एसएससी के फॉर्म आप में से कई सारे साथियों ने फिलअप किया होगा। उसी क्रम में आज एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी, बहुत ही बम्पर नोटिफिकेशन के साथ आ चुकी है। साथियों, आपको पता होगा कि एसएससी का एग्जाम तो होता ही है, साथ ही साथ बैंक का भी एग्जाम होता है और उसी क्रम में एसबीआई का एग्जाम होने वाला है। और एक और वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है आईबीपीएस क्लर्क की। आईबीपीएस क्लर्क का रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म फिलिंग आज से स्टार्ट हो चुका है। आज 1 तारीख है, आज से फिलअप स्टार्ट हो चुका है। इसके बारे में तमाम तरह की जानकारियां हम आपको देंगे, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस क्या होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जॉब प्रोफाइल कैसे रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो हमारे साथी हमारे जो वीडियो देख रहे हैं वो आखिरी तक वीडियो में बने रहे। तमाम तरह की जानकारियां हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपको पता है कि इस बार नोटिफिकेशन आ चुका है और इस पूरे नोटिफिकेशन में कई सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक आप एस्पिरेंट हैं तो एस्पिरेंट के तौर तरीके से आपको फॉर्म फिलिंग का क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, आप फॉर्म किस हिसाब से भर सकते हो, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। और साथ ही साथ कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से उसकी वैकेंसी पर निर्भर करती हैं। तो सारी बातें हम लोग यहाँ पर विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। बट उस प्रोसेस में जाने से पहले आपको एक चीज़ हम बता देते हैं कि जो आप तैयारी कर रहे हो, तो आपने एक तो पढ़ाई की, बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी प्रोसेस, हमारी पढ़ाई में कहीं ना कहीं चूक हो गई है। तो कैरियर पावर के रांची सेंटर पर हम लोग आपके लिए एक चीज़, बहुत ही तगड़ी चीज़ लेकर आ रहे हैं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ का। जहां पर आप जैसे साथी जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के हम टियर 1 और टियर 2 लेवल के यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज हमारे सेंटर पर बुलाकर हम आपको यहाँ पर कराएंगे, एकदम लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हम आपको वहाँ पर कराएंगे। बैंक की तैयारी आप कर रहे हैं तो मेमोरी बेस के सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो हम आपको यहाँ पर कराएंगे, जिसमें आपको हर एक चीज़ मिलेगी। अब हर एक चीज़ का मतलब क्या है, आप लोग कई बार ऑनलाइन में एग्जाम देते हो और ऑनलाइन एग्जाम देते समय आपको कई बार ये ऐसे आती है कि ये प्रोसेस ठीक नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हमें जो मिला वो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वो ठीक नहीं है, जैसा हमें चाहिए था वैसा वो नहीं मिला। तो आइए हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो हम लोग यहाँ प्रोवाइड करेंगे उसका फुल लेंथ एक्सप्लेनेशन होगा। फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा उस फुल लेंथ टेस्ट का, चाहे आप एसएससी के दे रहे हो चाहे आप बैंक का दे रहे हो। टियर 1 टियर 2 का होगा, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर होगा और आपकी जो भी लैंग्वेज आप हिंदी में फॉलो करते हो या इंग्लिश में फॉलो करते हो उस लैंग्वेज में हम आपको ये टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। तो आप तुरंत इस नंबर पे कांटेक्ट कर कर हमसे बात कर सकते हैं। आगे की जितनी भी डिटेल जानकारियां होंगी हम आपको दे देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए और फॉर्म फिलिंग कैसे होनी है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, आपको ये 15वां सीआरपी क्लर्क का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यहां पर ये आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वैकेंसी है इस बार की बहुत बम्पर वैकेंसी है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, 10,277 वैकेंसीज यहां पर है। एक अच्छी खासी वैकेंसी आपको यहां पर मिल रही है। बैंक्स यहाँ पर टोटल 11 बैंक्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। जैसे आप आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भरते हो, सिम पैटर्न पर आप आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म यहाँ पर भरते हो। एग्जाम मोड इसका ऑनलाइन होता है, आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर बेस्ड पैटर्न पर आपका एग्जाम होता है। ये ऑनलाइन सेंटर्स आपको अलॉट किए जाते हैं। आपको एडमिट कार्ड जब जनरेट होगा तो उसमें आपको सेंटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जहाँ पर कंप्यूटर वहाँ पर दिया जाता है और टाइमर के साथ आप उसको टेस्ट को अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम होते हैं। एलिजिबिलिटी इसकी ग्रेजुएशन है, तो अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर नहीं हुए हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। हालांकि वेट करने का मतलब ये नहीं है कि ग्रेजुएशन हो जाए तो आप उसमें तैयारी शुरू करोगे। आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, ग्रेजुएशन होगा तो आप फॉर्म फिलअप करके आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। मतलब एग्जाम में जो बैठने की जो क्राइटेरिया है वो आप ग्रेजुएशन के बाद ही करोगे, लेकिन तैयारी आप चाहो तो पहले से कर सकते हो। इसलिए मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की बात आपको पहले बता दी कि जो भी साथी ख्वाहिश देखते हैं, ख्वाब देखते हैं कि मैं बैंक में जॉब करूंगा, तो वो हमारे साथ जुड़ के मॉक टेस्ट सीरीज में आ सकते हैं और यहाँ पर आराम से बैठकर यहाँ पर टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा जो बच्चों के अंदर आती है वो होती है उसकी एज लिमिट की। तो एज यहाँ पर होने वाला है 20 साल से 28 साल। इसके अंदर आपको कई सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा कहाँ से आपकी एज कैलकुलेट की जाती है। वो एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होता है, वहाँ से उसकी डेट काउंट की जाती है। ठीक है, फीस यहाँ पे 850 रुपये है और SC ST PWD के लिए 175 रुपये है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट आप www.ibps.in पर अगर आप लॉगिन करेंगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन और इस साल का जो फॉर्म फिलिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हो। बहुत जल्द हम इसका कोशिश करेंगे कि इसके जो फॉर्म फिलिंग में जो दिक्कतें आएंगी उसके बारे में भी हम आपके साथ एक वीडियो साझा करें, ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिले कि फॉर्म फिलिंग कैसे होते हैं। क्योंकि आजकल कई सारे चेंजेस यहाँ पर होते रहते हैं, तो जो भी चेंजेस होंगे हम आपको वहाँ पर साझा करेंगे, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। आपको बस बैठकर आराम से पढ़ाई करना है। ठीक है, देखिए शॉर्ट नोटिस यहाँ पर पहले 31 जुलाई को आया था और ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हो चुका है 1 अगस्त 2025 से, और डेडलाइन जो है वो 21 अगस्त 2025 तक रखा गया। मतलब 20 दिन का समय आपको मिलता है। तो आप ज़्यादा विलंब ना करें, तुरंत के तुरंत फॉर्म फिलिंग आज से स्टार्ट करें। मतलब वीडियो खत्म होने के बाद जाकर आप फॉर्म फिलिंग कर दें, क्योंकि आप फॉर्म फिलिंग कर दोगे तो तब आप तैयारी करोगे। अब उसी में अगर आप देर कर दोगे तो फिर आपको बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पर होती हैं। ठीक है, कई बार सर्वर डाउन हो सकता है, तो लास्ट डेट के लिए वैसे भी इंतजार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर होता है कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग यहाँ पर कराई जाती है उन लोगों के लिए जो ट्राइबल कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए कराई जाती है। तो वो सितंबर में होगा। और जो IBPS क्लर्क का जो प्रीलिम्स एग्जाम डेट है वो आपका 4th, 5th और 11th अक्टूबर रखा गया है। मतलब सितंबर में आपको एडमिट कार्ड यहाँ पर मिलेगा और उसके बाद अक्टूबर में यहाँ पर एग्जाम होने हैं। डेट आप लोग देख लीजिएगा, 4, 5 और 11 अक्टूबर यहाँ पर लिखा गया है। इसी दिन पर ये, हालांकि ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन एक IBPS इसी दिन पर आपका एग्जाम कंडक्ट करा लेगा। तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। प्रिपरेशन आपको तुरंत अब स्टार्ट कर देनी चाहिए, अगर नहीं की है तो। अगर आप सोए हुए थे तो अब जाग जाइए। ठीक है, प्रीलिम्स का रिजल्ट आपको अक्टूबर नवंबर तक में मिल जाएगा और उसी के बाद आप अगर क्वालिफाई करते हो तो वहां लिखेगा कांग्रेचुलेशंस, यू आर क्वालिफाइड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, और फिर आपको वो बुला लेगा कहां पर, एडमिट कार्ड जनरेट करेगा और IBPS क्लर्क का आप मेंस एग्जाम जो कि 29 नवंबर को शेड्यूल है, आप ध्यान से देख लो, उसमें आप बैठ सकते हो। ठीक है, प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका मार्च 2026। मतलब मान के रखो कि आपका इसमें कहीं पर भी इंटरव्यू नहीं होता, क्योंकि क्लरिकल जॉब है। PO में आप इंटरव्यू में जाते हो, SBI PO आप देते हो तो उसमें इंटरव्यू में जाते हो, लेकिन जब आप क्लर्क का रिक्रूटमेंट में जाते हो तो वहां पर कोई भी इंटरव्यू नहीं है। तो जनवरी में मान के रखो कि आपका रिजल्ट आते आते जो लिस्ट आती है और वेटिंग लिस्ट जो आती है वो आपको जनवरी तक में आपको मिल जाएगी। तो मार्च से आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको होते होते, प्रोसेस होते होते आपको रिक्रूटमेंट तक मार्च वहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छी खासी वैकेंसी है, आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। और यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप पिछले साल के अगर वैकेंसी से कंपेयर करें तो 2024 से थोड़ा कम है। हालांकि आप इसको मान सकते हो कि 11,000 के आसपास है, लेकिन 2023 में ये लगभग 4,500 के आसपास था। तो अच्छी खासी वैकेंसी तो आपको मिल रही है। बस आपको इस वैकेंसी में ही अपना एक नाम अपने लिस्ट में, जो लिस्ट जनरेट होता है वहाँ पर आपको बस देखना, और उसके लिए तैयारी आपको करनी है। ठीक है, अगर आप तैयारी अच्छे तरह से करना चाहते हो तो हमारे पास आओ, हम आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देंगे। हर टेस्ट का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा बेहतरीन टीचर्स के साथ, बेहतरीन कैंडिडेट्स के साथ। ठीक है, अब अच्छा एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे आप IBPS PO का मेरे साथ ही फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ आती है कि ऑल इंडिया लेवल पर वो होता है, लेकिन जब आप क्लर्क का फॉर्म भरते हो तो ये आपका स्टेट वाइज वैकेंसी पर निर्भर करता है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करूंगा। जो आपकी 10,287 वैकेंसी है ये पूरा स्टेट को मिलाकर है। हर स्टेट में जितनी वैकेंसी है सबको जोड़ा गया होगा, उसके बाद टोटल वैकेंसी यहाँ पर बनाई गई है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार में लगभग अगर आप देखो तो 308 वैकेंसीज होती हैं। छत्तीसगढ़ का भी आप 214 वैकेंसी है। सबसे बड़ा जो लेजिस्लेचर है जिसका नाम उत्तर प्रदेश है, उसमें इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 1315 वैकेंसी है। एक अच्छी खासी वैकेंसी है। अब बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ से फॉर्म फिलअप करेंगे, तो होता क्या है कि यूपी से फॉर्म फिलअप करने के बाद बहुत सारे जो प्रेशर है यूपी पर ही जाता है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। तो हो सकता है कि कट ऑफ इसकी भी थोड़ी सी हाई चल जाए। हालांकि वैकेंसी इसकी हाई है, बट ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम लोग यहीं से भरते हैं, क्योंकि जहाँ वैकेंसी हाई होती है लोग ज़्यादातर वहीं से भरते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कहाँ से आपको भरना फिजिबल होगा। कई बार क्या होता है कि कम वैकेंसीज में भी कट ऑफ कम चल जाती है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये तो थी बात
वैकेंसी, स्टेट वाइज वैकेंसी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको यूपी में देखने को मिलेगी, 1315 वैकेंसी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पहली बात तो ये है कि एज लिमिट आपको पता होना चाहिए, 20 साल से 28 साल तक इसका एज लिमिट है, और कैलकुलेशन ऑफ एज लिमिट इसके 2 पैमाने पर है, मतलब डोमेन रखा गया है। ठीक है, 2/7/1997 मतलब 2 जुलाई 1997 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2005 से बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। मतलब इतने का ही उसने गैप रखा है, मतलब 8 साल का गैप उसने रखा, 20 साल से 28 साल, 8 साल का गैप। तो इस एज लिमिट में ही आपको आपका डेट ऑफ बर्थ यदि इसके अंदर है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, एज रिलैक्सेशन कहीं कहीं पे दिए जाते हैं, जैसे शेड्यूल SC ST को 5 इयर्स का, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का, डिसेबिलिटीज वाले जो मेरे भाई होते हैं, बंधु होते हैं, तो उनको 10 साल का दिया जाता है, और एक्स सर्विसमैन को 8 साल अगर वो डिसेबल्ड हैं, और 3 साल हैं अगर वो डिफेंस सर्विस में है। मैक्सिमम एज लिमिट इनकी मानी जाती है 50 साल तक के लिए, और विडो और डाइवोर्स वुमेन के लिए यहाँ पर 35 है जनरल के लिए, 38 है OBC के लिए, और 40 है SC ST के लिए। ठीक है, IBPS क्लर्क का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप देखो तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, मतलब जो आप ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट आप मान सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी यहाँ पर होना चाहिए, मतलब ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जाहिर सी बात है, आप बैंक में काम करोगे तो आजकल हर जगह डिजिटलाइजेशन हुआ है, तो आपको कंप्यूटर पे ही काम करना होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर पर आप काम करोगे तो उसके लिए आपको कुछ कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन, लैंग्वेज शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हाई स्कूल और कॉलेज या इंस्टीट्यूट में, मतलब आपने कंप्यूटर कभी ना कभी पढ़ा है, आपकी कंप्यूटर लिटरेसी यहाँ पर देखी जाएगी। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर लिटरेसी तो आपको होना चाहिए, मतलब आपने या तो ग्रेजुएशन में पढ़ा है, क्योंकि ग्रेजुएशन है आपका। ठीक है, ग्रेजुएशन ही आपका एलिजिबल क्वालिफिकेशन है, आप हायर में भी हैं तो आप भर सकते हैं। कंप्यूटर आपको होना चाहिए या तो हाई स्कूल में या तो कॉलेज में, और साथ ही साथ आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो उसकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज का मतलब हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक, मतलब आपको लिखना, पढ़ना और बोलना, तीनों चीजें आपको यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक बात है। नेशनलिटी की तो बात है तो आप सिटीजनशिप आपका भारत का होना चाहिए, अगर आप नेपाल के हैं तो भर सकते हैं, भूटान के भी हैं तो आप भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब बात करते हैं यहाँ पे फीस के बारे में। तो फीस जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 850 है, और SC ST एंड PWD के लिए 175 रुपये है। तो यहाँ पर आपको बस इंटीमेशन चार्जेस यहाँ पर लिए जाते हैं, जो जनरल हैं उनके लिए 850 प्लस इंटीमेशन चार्जेस यहाँ पर, उसमें इंटीमेशन चार्जेस यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं। तो ये आपकी कुछ बातें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब बात करते हैं जो 11 बैंक यहाँ पर जो इंक्लूड किए गए थे उनका नाम क्या क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छा डाल लीजिए, क्योंकि कई बार बैंक का जब फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको बोला जाता है कि इसके ऑर्डर में आप फिल करिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपके बैंक हैं। इतने बैंकों में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपका रिक्रूटमेंट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, उसके बाद देखो IBPS क्लर्क एंड मेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 13 रीजनल लैंग्वेज अलॉन्ग विद इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब 13 इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ 13 अलग रीजनल लैंग्वेजेस में इसको इंक्लूड किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी स्टेट की वैकेंसी है, जैसे अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड, राजस्थान, सिक्किम, इसमें जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वो इंग्लिश एंड हिंदी है। ठीक है, झारखंड वगैरह में सारे जगह पर यही चीज़ है। आंध्र प्रदेश में इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु है। असम में आपका वही बात है। मैं यहाँ पर देख रहा था, कर्नाटक का अगर आप देखोगे तो इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ एंड कोंकणी होना चाहिए। ठीक है, और उत्तराखंड में भी आपका इंग्लिश एंड हिंदी है। तो ये सारे जो लैंग्वेजेस हैं आप एक बार यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, पे स्केल, आपको एक अच्छी पे स्केल यहाँ पर मिलने वाली है। लगभग आपको जो क्लर्क का जो पे स्केल होता है 24,000 के आसपास यहाँ पर रहेगी। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्री और मेंस लेवल का एग्जाम। ठीक है, प्री एग्जाम जो होगा
उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि जो टेस्ट होगा, आपको टाइमर, ये आपको पता है कि 1 घंटे का एग्जाम होता है, लेकिन 1 घंटे को भी स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब जैसे आप एसएससी का, अगर मेरे कुछ साथी ऐसे होते हैं जो बैंक का एग्जाम भी देते हैं और एसएससी का भी एग्जाम देते हैं, तो एसएससी के एग्जाम में वो कॉम्पोजिट टाइम अलॉट किया जाता है कि आपको 1 घंटा दे दिया गया, आप मतलब 60 मिनट्स इसको कहते हैं, 60 मिनट्स आपको दे दिया गया, आप उसके हिसाब से अपना जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है आप वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जब बैंक का आप एग्जाम देते हो तो ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 30 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स इसका 30 है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, और यहाँ पे टाइम जो दिया जाएगा वो 20 मिनट ही दिया जाता है। 20 मिनट आपको, जैसे मान लो कि सबसे पहले आपका इंग्लिश लैंग्वेज ओपन हो गया, तो अब ऐसा नहीं कि इंग्लिश लैंग्वेज के बाद अगर आपको मन नहीं कर रहा इंग्लिश लैंग्वेज तो आप स्विच करके रीजनिंग बनाने लग गए, नहीं, आपको उसी 20 मिनट में आपको इंग्लिश पहले बना लेना है, जितना बना सकते हो पहले आप इंग्लिश अच्छे से बना लो। फिर उसके बाद हो सकता है कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ओपन हो, वो 20 मिनट के अंदर, मतलब आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर आप देख रहे हो तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, तो 35 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में फटाफट बना लेने हैं, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पर 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मिनट में 35 मार्क्स रहता है और ड्यूरेशन यहाँ पर 20 मिनट, मतलब टोटल मिलाकर 1 घंटा यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा जो टाइम रहता है वो उनको, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा 20 मिनट वहाँ पर दे दी जाती है, ठीक बात है। मेंस एग्जामिनेशन की अगर आप बात करो, ये तब की बात है जब आप प्री कॉल लेटर को आप जब देते हो एग्जाम और क्वालिफाई करते हो तो आप मेंस का एग्जाम देते हो, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये 120 मिनट का पेपर होता है, 35, 35, 30 और 20 के स्लॉट्स में ये टाइमिंग रहती है। रीजनिंग एलिजिबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो होता है ये 40 क्वेश्चन के रहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ 60 होता है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, चूंकि बैंक से रिलेटेड पूछ रहा है तो फाइनेंशियल अवेयरनेस आपसे पूछा जाएगा अच्छा खासा, जैसे बैंक का आपने कई बार देखा होगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारे रेट्स आपको पूछे जाते हैं। फिर आपको पहला बैंक कब से बना था, मतलब पूरे बैंकिंग फाइनेंशियल टर्म्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये अगर आप इसको करते हैं तो 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स होता है और 20 मिनट का टाइमिंग यहाँ पर दिया जाता है। मतलब अगर आपको पता है तो आप सीधा वहाँ पर ऑप्शन टिक कर दो, टोटल मिलाकर 120 मिनट यहाँ पर मिलता है, ठीक है। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, देयर इज अ पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है, 1/4 मार्क्स आपका यहां पर कट जाएगा, मतलब 0.25 मार्क्स आपका यहां पर कट जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, प्रीलिम्स एग्जाम होता है, जनरल हर जगह के एग्जाम का मैं बात करता हूं कि जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो बस क्वालिफाई करने के लिए होता है, वो क्वालिफाइड होता है, बट ऐसा नहीं है कि उसमें कट ऑफ नहीं लाना, वो कट ऑफ क्वालिफाई करना होगा, बट जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें वो ऐड नहीं होगा, उसमें बस मेंस एग्जाम में जितना आप लाए हो वही ऐड होगा। मतलब मेंस एग्जाम एक्चुअल एग्जाम माना जाता है, प्री आप एक स्टेज मान सकते हो, वो सीढ़ी मान सकते हो कि आपको मेंस तक पहुंचना है। तो प्रीलिम्स एग्जाम का मार्क्स जो आपको फाइनल सिलेक्शन में वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, फेज 2 या मेंस एग्जाम का ही मेरिट लिस्ट में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। Aggregate score out of 100 is used in the final merit list for each category. Candidates with top merit rank in each category are finally selected. ठीक है, तो आपको अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ पर जॉब जो है वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे मेरे कई साथी जो मुझे सुन रहे हैं वो नए भी होंगे कि उनको पता होगा कि सर एक बार बता दीजिए कि यह टॉपिक्स क्या क्या पूछे जाते हैं। तो देखो टॉपिक्स क्या होते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क का जो प्री और मेंस लेवल का जो पेपर होगा, आप इसको ऐसे देख सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से आनी चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कहने का मतलब आपकी रीडिंग एबिलिटी को वो चेक करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि ग्रामर आपको अच्छे से आ रहा है तो काम हो जाएगा, नहीं, आपको रीडिंग करने आना चाहिए। तो कॉम्प्रीहेंशन, जैसे आप द हिंदू का एडिटोरियल आपने देखा होगा या कोई किताबें आपने पढ़ी होंगी जो अच्छी किताबें, जैसे बिजनेस टाइम्स हो गया या इकोनॉमिक टाइम्स हो गया या द हिंदू का एडिटोरियल हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल हो गया, तो पढ़ने अगर आपको अच्छे से आता है तो कॉम्प्रीहेंशन को आप रीड अच्छे से कर सकते हो और इसके आंसर को आप लगा सकते हो, ठीक बात है। क्लोज टेस्ट हो गया, फिलिंग हो गया, एरर स्पॉट करना, जैसे कॉलम में आपको दे देगा, एक सेंटेंस दे देगा और बता देगा कि इतने में आप बताओ कि किस सेक्शन में, मतलब वो सेक्शन डिवाइड कर दो ताकि उसके ऑप्शंस लिखे जा सके, किस सेक्शन में आपको लगता है कि इसमें एरर है, वो आपको वहां पर मार्क करना है, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपको वहां पर कुछ एरर होगा या आपको हो सकता है कि कुछ जंबलिंग करके दिया हो तो बता दो कि उसको इंप्रूव कैसे करना है। और फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब फिलर्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सीरीज, अच्छा नंबर सीरीज के साथ एक सीन क्या है कि आज के डेट में नंबर सीरीज बहुत कम आ रहे हैं, इसके जगह पर एक दूसरा पैटर्न आ चुका है जिसको रॉन्ग नंबर सीरीज कहा जाता है। तो अब नंबर सीरीज तो आप पढ़ना ही साथ रॉन्ग नंबर सीरीज को भी अच्छे से कर लेना, ये ज्यादातर पूछा जा रहा है आज के डेट में।
सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, क्लर्क का एग्जाम है तो सिंप्लीफिकेशन, पीओ का एग्जाम होता तो उसमें अप्रोक्सीमेशन, हालांकि कई बार इसमें भी अप्रोक्सीमेशन दे देता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा इंटरप्रिटेशन। कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो लेकिन इसको अच्छे से कर लो, ये अच्छे से कर लिए तो आपको क्लरिकल में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। हालांकि सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आपके लिए एक बोनस मार्क्स होता है, ठीक है, तो उसको आप अच्छे से कर सकते हो। रीजनिंग की बात करें तो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ये तो भाई बहुत अच्छे से करके जाना, मतलब इसको अगर आप अच्छे से कर लिए तो आप बैंक का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग, और कंप्यूटर का जो एग्जाम होता है और जनरल अवेयरनेस का होता है, ये तो हालांकि मेंस लेवल पे पूछा जाता है। तो कंप्यूटर का आप हिस्ट्री एंड जनरेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो भी कंप्यूटर के जो सिलेबस होते हैं। और जनरल अवेयरनेस में आपको जनरल बैंकिंग, इंश्योरेंस अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड सवाल आपको यहाँ पर दिखेंगे। आपको मतलब ओवरऑल आपकी टेस्ट की जाएगी एक पोस्ट देने के लिए। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इस सारी चीजों को पढ़ लेना। एक बार अच्छे से अगर आप पढ़ लोगे तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे की सारी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी और कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रही होगी। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप अपने कमेंट डाल सकते हो। अगर ऐसा लगेगा कि उस पर वीडियो बनाना है तो हम उस पर जल्द से जल्द उस पर आपके डाउट से रिलेटेड हम एक वीडियो यहाँ पर ले आ सकते हैं, ठीक है। इसके फॉर्म फिलिंग की कैसी प्रोसेस होती है, कोशिश करेंगे कि कुछ नियर बाई समय में ही उसको लॉन्च कर दिया जाए, ठीक है, तो ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। और हाँ, जो आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आपके लिए एक मैंने चीज़ लॉन्च करवाई है, वो है आपका ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आप इनरोल हो सकते हो और यहाँ पर अपनी तैयारी को और फास्ट कर सकते हो। आपका अक्टूबर में एग्जाम है, अगस्त का महीना पूरा बचा हुआ है, सितंबर का महीना भी बचा हुआ है। तो 2 महीने अगर आप अच्छे से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में इनरोल हो जाते हो तो आप एग्जाम को क्रैक कर दे लोगे। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बस आपको थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन को त्यागना है। एक बार त्याग दोगे आपकी नौकरी लग जाएगी, फिर आपको जिंदगी में आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको कंप्लीट डिटेल मैंने दी हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।